साउंड वेव की अगर बात करें उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, तो साउंड वेव को उसको डिफाइन कर सकते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी के थ्रू या एम्पलीट्यूड के थ्रू या स्पीड के थ्रू, ठीक है। तो साउंड को ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ वेव, जैसे हम देख सकते हैं ये ऐसे यहाँ पर सोर्स से उठी, ये एक कर्व लिया, देन अगेन दूसरी साइकिल ली, देन अगेन एक साइकिल लिया, फिर देन दूसरी साइकिल लिया, एंड अगेन दूसरी साइकिल लिया। तो साउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एज अ वेव, ठीक है। दिस इज चेंज इन डेंसिटी एंड प्रेशर साउंड मूव्स इन मीडियम। तो जब भी कोई वेव साउंड वेव मूव कर रही है तो उस एनवायरनमेंट में, उस मीडियम में वो उसके प्रेशर में चेंज ला सकती है और उसके डेंसिटी में चेंज ला सकती है। तो कंप्रेशन, आप कहेंगे कंप्रेशन में बताया था कि एक हायर रीजन होता है जहाँ पर हायर प्रेशर होता है और डेंसिटी ज़्यादा होती है, जहाँ पर पार्टिकल्स क्राउडेड होते हैं। कि एक पार्ट देखेंगे अब यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा क्राउडेड है, तो ये कौन से एरिया है, कंप्रेशन वाला एरिया है, या इसको कहेंगे, और इसको अपर रिप्रेजेंट करते हैं अपर पोर्शन ऑफ द कर्व, दैट्स नोन एज क्रस्ट। अपर पोर्शन ऑफ कर्व इज नोन एज, जैसे ये पार्टिकल इसको बोलते हैं हम क्रस्ट कहते हैं। और जो लोअर रीजन होता है जहाँ पर डेंसिटी कम होती है, ठीक है, पार्टिकल्स की डेंसिटी कम है, और जहाँ पर जो प्रेशर एरिया है वो भी लो है, और डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स भी जहाँ पर जो है वो स्प्लिट आउट हो जाते हैं एक दूसरे से, तो इसको हम इस पार्ट को बोलते हैं ट्रफ बोलते हैं, ठीक है। The distance between two consecutive compression crest or two consecutive trough is called a wavelength. It is represented by lambda, Greek lambda letter, ठीक है। तो ऐसा यूनिट है इसकी मीटर में। तो एक क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की डिस्टेंस को हम वेवलेंथ में मेज़र करते हैं। इसकी अगर आपका ऐसा यूनिट यानी वो है मीटर में, चाहे वो आपका ट्रफ से ट्रफ की डिस्टेंस को मेज़र करे या क्रेस्ट से क्रेस्ट की डिस्टेंस को, उसको बोलते हैं वेवलेंथ मानते हैं, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होता है? साउंड वेव की एक फ्रिक्वेंसी की एक खासियत बात है, कुछ जो फ्रिक्वेंसी होती है शॉर्ट मीन्स की होती है, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी होती है। जी, तो अगर आपकी शॉर्ट वेव लेंथ है तो मीन्स इसका होगा कि आपकी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेव्स आपको देखने को मिलेगी। अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो उसका मतलब हाई साउंड आपको देखने को मिलेगा। और लॉन्ग वेव लेंथ मीन्स तो आपकी यहाँ पर व्यूज जो वेव्स है होंगी तो कम, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी भी साथ में लो होगी और साउंड भी लो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लॉन्ग वेव लेंथ का मतलब यही होता है, लंबाई ज़्यादा है लेकिन काम कम है। टाइम पीरियड भी होता है एक, टी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितना भी जो टाइम है या मैक्सिमम टाइम टेकन जो लेता है डेंसिटी चेंज होने में या मीडियम की, या किसी वैल्यू के मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू गेन करने में जो साउंड वेव लेती हैं, उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन और वन टू कंप्लीट वन ऑस्किलेशन इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द साउंड वेव। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टी। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकेंड ही होगी, कि ये टाइम पीरियड को डिनोट कर रहा है। फ्रीक्वेंसी टाइम रिप्रेजेंटेड बाय एस फोर, टी इक्वल टू वन अपॉन न्यू। न्यू इज द फ्रिक्वेंसी, ठीक है, एंड वी इक्वल न्यू इक्वल टू वन अपॉन टी, इसका उल्टा हो जाता है। देखिए हाई फ्रिक्वेंसी में पीरियड ऐसे जा रहा है, लो फ्रिक्वेंसी में पीरियड बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर देखिए पीरियड कितना, टाइम पीरियड कितना ज़्यादा ले रहा है, तो इस तरीके से होता है। अब बात करेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड में। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन मीडियम और अदर द साइड ऑफ द मीन वैल्यू इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव। जितना भी एम्पलीट्यूड का साउंड वेव का हाइट है ऑफ द क्रेस्ट या टफ की बात करें तो उसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। उसको रिप्रेजेंट करें हम लेटर ए से। इसकी ऐसा यूनिट होती है जैसी सेम डेंसिटी और प्रेशर की यूनिट होती है। द वेव लेंथ is the distance between the crest or the two waves that are next to each other. The amplitude is the how high the crest are, ठीक है। जितना क्रेस्ट हाई कितना हाई है, जैसे ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हम देख ली इतना ऊंचा, तो इसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है वेवलेंथ, वन से क्रेस्ट से दूसरे क्रेस्ट की दूरी डिस्टेंस को बोलेंगे वेवलेंथ। इसको मेजर करते हैं मीटर में, और इसको प्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। अब एक और खासियत है साउंड की, पिच और लाउडनेस ऑफ द साउंड, ठीक है। तो पिच ऑफ द साउंड स्टिलनेस या फ्लैटनेस डिपेंड करती है कि फ्रिक्वेंसी कितनी है। जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी साउंड उतनी, उसकी पिच हाई होती है। अगर फ्रिक्वेंसी आपकी लो है तो उसकी साउंड की पिच भी क्या होगी, लो होगी, ठीक है। बिकॉज द वेव्स आर ऑल ट्रेवलिंग एट अबाउट द सेम स्पीड, सो दिस नंबर ऑफ ईच वेव डेट विल रीच इन ईयर इन 100th ऑफ द सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब देखिए लाउडनेस भी एक इसका एक प्रॉपर्टी है। तो लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड करता है कि आपका एम्पलीट्यूड कितना है। अगर एम्पलीट्यूड बड़ा है तो साउंड भी ज़्यादा सुनाई देगी, जैसे हम, और अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो एम्पलीट्यूड साउंड भी सॉफ्ट सुनाई देगी। जैसे हम लड़कों की बात करें तो उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो ज़्यादा होता है, उनकी आवाज़ थोड़ा भारी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे लाउडनेस की ज़्यादा क्रिएट होगी। अगर लड़की की बात करें उनकी आवाज़ सॉफ्ट होती है या पतली होती है,
तो उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो भी शॉर्ट होगा। इस तरीके से ये होगा। स्पीड ऑफ साउंड की बात करें तो स्पीड ऑफ साउंड इज डिफरेंट मीडिया। स्पीड जो है अलग अलग माध्यम में, अलग अलग मीडियम में साउंड की स्पीड बदलती रहती है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर इन सॉलिड, सबसे ज़्यादा स्पीड होती है सॉलिड में, और देन होती है उसका लिक्विड में, देन गैस में होती है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, मीडियम की क्या है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो स्पीड ऑफ साउंड की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो रिलेशन अगर बात करें स्पीड ऑफ फ्रिक्वेंसी और किसी के बीच में, स्पीड होता है वेवलेंथ लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी वी बराबर लैम्डा इंटू वी। ये आपको फार्मूला याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फार्मूला है। देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का एक फार्मूला यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जैसा आप लाइट वाले चैप्टर में देखते हैं क्लास 10th में, वैसे ही 9th में भी ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की कुछ सर्टेन चैप्टर, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, सरफेस से टकराती है और फॉलो करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट द पॉइंट एट द इंसिडेंस एट ऑल द सेम प्लेन। जब भी कोई साउंड, जैसे सपोज आपने बेल बजाई, घंटी बजाई, तो इसकी साउंड ये इस पाइप से होते हुए कहाँ बजाएगी, एक सरफेस से टकराएगी, नॉर्मल से टकराएगी, ये आपका नॉर्मल एरिया स्क्रीन में। और यहाँ पर कोई हियरिंग वाला पर्सन यहाँ पर सुन रहा होगा कान से, यहाँ से टकराते हुए आवाज़ आएगी, सरफेस स्ट्राइक करेगी, देन उसी एंगल से वापस रिवर्ब बैक हो जाएगी, उस हियरिंग पर्सन को सुनाई देगी आवाज़। तो ये, और दूसरा नियम कह रहा है कि ये सरफेस जो आपके प्लेन है और नॉर्मल है और इंसिडेंट और ऑन रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, यही सेकंड लॉ कहता है। ठीक है, ये एक्टिविटी यहाँ पर आपको दिखाई गई है। इको भी क्या होता है, जब भी हम साउंड करते हैं, क्लैप करते हैं कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आसपास, ठीक है, चाहे बड़ी बिल्डिंग हो गई, माउंटेन हो गए, तो हम उस सेम साउंड को दोबारा सुनते हैं। तो यही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, इको कहलाती है। ये इको जो है आपका, वो बेसिकली टाइम इंटरवल पर डिपेंड करता है कि ओरिजिनल साउंड और जो हमारी रिवर्ट बैक वाली साउंड है उसके बीच में कितना टाइम इंटरवल है। तो एटलीस्ट अगर आपको 0.1 सेकंड का डिफरेंस है इनके बीच में, तो आपको जो साउंड है उसकी इको बहुत अच्छी सुनाई देगी। अगर सो टू हियर इन इको क्लियरली द मिनिमम डिस्टेंस और रिवर्टिंग सरफेस शुड बी हाफ दिस डिस्टेंस, दैट इज 70.2 मीटर होनी चाहिए लगभग। और दूसरी प्रॉपर्टी की रिवर्बेशन, देखो इकोस कभी कभार क्या होता है, बहुत ज़्यादा बार सुनाई देता है, एक से ज़्यादा बार, तो रिपीटेड होता है, मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्शन होता है साउंड का, इसलिए तो सेवरल रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के थ्रू, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्बेशन कहते हैं। जैसे हम बड़े हॉल में जाएंगे, ऑडिटोरियम में जाएंगे, तो वहाँ पर इसको रिड्यूस करने के लिए रिवर्बेशन को रूफ में या चाहे पूरे हॉल है उसको करा जाता है, साउंड ऑब्जॉर्विंग मटेरियल से ढक दिया जाता है, कंप्रेस्ड फाइबर से, कार्डबोर्ड से, रफ प्लास्टर से ड्रैप किया जाता है, ठीक है। तो यूज़ क्या क्या हो सकता है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का, स्टेथोस्कोप में जो डॉक्टर है वो यूज़ करते हैं, मेगाफोन्स, हॉर्न्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, शहनाई होता है वहाँ पर, आप ये इसका मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। डॉक्टर क्या करता है, लिसन करता है आपकी हार्ट बीट को, चाहे वो आपके अपने कान से लगाते हुए, और मल्टीपल टाइम ऑफ रिफ्लेक्शन होकर वो डॉक्टर को सुनाई देती है, आवाज़ आपकी दिल की धड़कन सुनाई देती है। तो इस तरीके से होता है। रेंजिंग ऑफ हियरिंग की बात करें तो कितना आप सुन सकते हैं, तो ह्यूमन जो बीइंग है वो हेयर कर सकता है केवल साउंड वेव्स की फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को वो सुन सकता है, ठीक है। साउंड हुज फ्रिक्वेंसी से लेस देन, अगर आपकी उस फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है, तो ऐसी साउंड्स को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक साउंड करते हैं। कुछ डॉग्स हो गए, जैसे एलिमेंट्स हो गए, राइनोसोरस हो गए, वेल्स हो गए, टीसी, तो ये प्रोड्यूस करते हैं इन साउंड्स को, खुद प्रोड्यूस भी करते हैं और उनको सुन भी सकते हैं। तो साउंड हुज फ्रिक्वेंसी इज मोर देन 2000 हर्ट्ज इज कॉल्ड अल्ट्रासोनिक साउंड। तो ऐसे जब अगर आपकी साउंड की हर्ट्ज जो फ्रिक्वेंसी 2000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक साउंड। तो एनिमल्स जैसे डॉल्फिन हो गया, बैट हो गया, रेट्स हो गया और पोरोपॉइस हो गया, तो ये प्रोड्यूस करते हैं इस साउंड को और इसको सुन भी सकते हैं। तो बैट्स भी क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज़ करते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए। ये पहले अल्ट्रासाउंड साउंड छोड़ते हैं, तो इससे ये भी आपके इंसेक्ट से टकराते हुए बैक वापस आते हैं, तो इसकी डिस्टेंस पता लगा देता है, उसको पता अपने प्रे को पकड़ लेता है। तो अल्ट्रासाउंड का यूज़ कहाँ का करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज़ आप चीज़ों को साफ करने, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को साफ करने में करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और हाई फ्रिक्वेंसी होने के कारण जो डर्ट पार्टिकल्स है वो अपनी जो कंपोनेंट से अलग हो जाते हैं और आपके जो चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। चाहे आपको अल्ट्रासोनिक साउंड से ये भी पता चलता है कि आपके मेटल में कितने क्रैक्स हैं कहीं, तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी हेल्प करने के लिए बहुत ज़रूरी है अल्ट्रासोनिक चेकिंग, जिसे हम कह सकते हैं।
और तो अल्ट्रासाउंड का एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं आप स्कैनर में यूज़ करते हैं, तो ताकि हमें पता चलता है कि इंटरनल ऑर्गन में ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, कोई कोई बदलाव तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं हो रही। अल्ट्रासाउंड आप अक्सर कराया होगा, लीवर का करते हैं लोग, पेट एब्डोमिनल साइड का करते हैं। तो इस तरीके से चाहे वो किडनी में स्टोन्स देखने हो तो आपको जो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते हैं उसको पथरी का हम इलाज करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड पहले कराते हैं। एक सोनार और टेक्निक जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एग्ज़ाम में आने वाली है और शायद इंपॉर्टेंट भी हो। तो सोनार का फुल फॉर्म लेंगे तो सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो एक ऐसी डिवाइस होती है जो कहीं ना कहीं डिस्टेंस करती है कि मेज़र करती है कि आपकी, और डायरेक्शन मेज़र करती है और स्पीड मेज़र करती है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है। कोई जैसे कोई जहाज है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट लगा होता है, तो ये अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। और अंडरग्राउंड वाटर में कोई भी अगर सबमरीन, सपोज किसी दुश्मन की सबमरीन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उससे टकराते हुए रिवर्ट बैक हो जाती है और वहाँ पर डिटेक्टर उस चीज़ को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या हो जाता है से पता जाता है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है और वो ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और वो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इतनी स्पीड से चल रहा है और कि वो क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। हम उसका बाद में पता लगा सकते हैं, इससे सुधार का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो ये इसका फॉर्मूला 2D बराबर वी इंटू टी, जहाँ डी इज़ द डिस्टेंस होती है, वी इज़ द वेलोसिटी एंड टी इज़ द टाइम टेकन टू रिसीव बिटवीन द टाइम इंटरवल बिटवीन द रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द अल्ट्रासाउंड, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन एयर में देखिए तो स्ट्रक्चर जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है, पिन्ना जिसे हम कहा जाता है, साउंड वेव्स को जो कलेक्ट करता है। अब ये जो साउंड वेव्स है पार होते हुए सीधे सीधे टकराती है एक थिन मेम्ब्रेन से, टकराती है जिसे हम बोलते हैं ईयर ड्रम। ये देख रहे हैं आप, ये ईयर ड्रम, ये है ईयर ड्रम, जिसे कान का पर्दा भी कहते हैं हम लोग। अब तो ईयर ड्रम जैसे ही साउंड वेव से टकराएंगे तो ये वाइब्रेट हो जाता है, क्या बना जाता है, वाइब्रेट हो जाता है। तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा तीन क्या कहें बोन्स प्रेजेंट, 3 बोन्स प्रेजेंट होती है, जिसे हम बोलते हैं हैमर। एक होता है हैमर, ठीक है, और एक होता है एनविल, एक होता है स्ट्रेटअप। ये तीनों क्या करते हैं, इस जो भी साउंड क्रिएट हुआ है ईयर ड्रम के थ्रू, उसको क्या करेंगे, एम्पलीफाइड यानी बढ़ा देंगे, एम्पलीफाइड कर देंगे। और ये आगे चलते हुए इनर कान में पहुंच जाता है। ये देखो, ये आउटर ईयर है, ये मिडल ईयर है, देन ये इनर ईयर में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर इनर ईयर में क्या होता है, ये जो वेव्स होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। किसके थ्रू, कॉल्चिया के थ्रू। ये कॉल्चिया है तो इसके थ्रू ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो ये कॉल्चिया के थ्रू, उसके बाद ये क्या है, ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ये ब्रेन को पहुँचाती जाती है और ब्रेन इसको इंटरप्रेट करता है कि ये सिग्नल साउंड ये इस जानवर की है, इस व्यक्ति की है, इस किसी भी चीज़ के ऑब्जेक्ट की है। तो इससे हमें ये पता चलता है ह्यूमन स्ट्रक्चर इस तरीके से आप बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आप इस डायग्राम को सीखे घर में जाके प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया हो।